क्लास 12 भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 चैप्टर 11 सन 1857 ईस्वी का महान सिपाही विद्रोह और राज। इस चैप्टर में हम लोगों ने पॉइंट 2 तक अध्ययन किया। हम लोगों ने ये जाना कि किस तरह से 1857 ईस्वी की पृष्ठभूमि बन रही थी। ठीक है, अब इसके अगले पॉइंट 3 हैं, शीर्षक विद्रोही क्या चाहते थे। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि सन 1857 ईस्वी का जो महान सिपाही विद्रोह हुआ, ठीक है, इसमें एक वर्ग था जो विद्रोही थे और एक वर्ग था जो संरक्षक थे। यहां विद्रोही के बारे में जानेंगे कि विद्रोही क्या चाहते थे, आखिर उन्होंने इस तरह की सोच को पैदा क्यों किया। हालांकि कुछ बातों को मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है, ठीक है, और आप समझने भी लगे हैं। फिर भी चलते हैं, हम लोग देखते हैं। लिखा है कि बतौर विजेता कठिनाइयों, चुनौतियों और बहादुरी के बारे में अंग्रेजों की अपनी राय थी। बिल्कुल वे अपने आप को साहसी कहते थे। अब वे विद्रोहियों को एहसान फरामोश और बर्बर लोगों का झुंड मानते थे। मैं बताऊंगा आपको, थोड़ा इसकी ही चर्चा मैं कर लूं कि ऐसा क्यों हुआ था। और विद्रोहियों को कुचलने का एक मतलब यह भी था कि उनकी आवाज को दबा दिया जाए। कुछ विद्रोहियों को ही इसी घटनाक्रम के बारे में अपनी बात दर्ज करने का मौका मिला और ऐसे भी विद्रोहियों में ज्यादातर सिपाही और आम लोग थे जो पढ़े लिखे नहीं थे। आपने ये नहीं सुना कि सन 1857 ईस्वी के इस सिपाही विद्रोह में राजा ने विद्रोह किया। भारतीय उपमहाद्वीप के किसी भी रियासत के राजा ने विद्रोह में शामिल नहीं हुआ, ना ही तालुकदार हुए और ना ही जमींदार वर्ग हुआ। तो हुआ कौन? जो शुरू से अंत तक शोषण का शिकार झेल रहा था, जिनकी जानें जा रही थी। लेकिन सत्ता और निजाम बदलने के साथ ही अब इनकी भी जान जा रही है, जो बिल्कुल ही प्रशिक्षित है, यूरोपियंस हैं। ठीक है, अब ये बातें आई कि अपने विचारों को प्रचार प्रसार करने, ठीक है, और लोगों को विद्रोह में शामिल करने के लिए जो कुछ भी प्रयास किया गया, चाहे घोषणा किया गया, चाहे प्रचार किया गया, ठीक है, तो हमारे पास यही एक जरिया था जिससे हम समझ सकते हैं। और इसीलिए 1857 में जो कुछ हुआ उसे रचने के लिए इतिहासकारों की कोशिशों को बहुत हद तक और मजबूरन अंग्रेजों के दस्तावेजों पर हमें निर्भर रहना पड़ता है। सोचिए, वाय, क्यों ऐसा हुआ? क्यों हमारे पास इतिहास लेखन की परंपरा नहीं थी? क्या नहीं थी? विडंबना यह है कि इन स्रोतों से अंग्रेज ऑफिसरों की सोच का तो पता चलता है, लेकिन इस बारे में ज्यादा सुराग हमें नहीं मिल पाता कि विद्रोही क्या चाहते थे। फिर भी 3.1 में आपके बुक में दिया गया है, एकता की कल्पना। अब जरा आप सोचिए, फिर उसी फिगर को आप अपने दिमाग में लाइए। जब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आई थी, उसके पहले भारतीय उपमहाद्वीप में जितने भी राजा राजे रजवाड़े थे, जितने भी जमींदार वर्ग वाले थे, जितने भी सामंत वर्ग वाले थे, जितने भी अमीर और सम्भ्रांत वर्ग वाले थे, जो अपने आप को पढ़ा लिखा होशियार वर्ग समझते थे, चालाक वर्ग समझते थे, धूर्त वर्ग समझते थे, और बाकी सारे जो 80% से अधिक जिनकी आबादी थी, उन पर ये शोषण किया करते थे। उस टाइम इन्होंने लेखनी को कैसे बरकरार रखा? अब सोचिए। फिर इतना ही नहीं, जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में चले गए, पूर्णतः गुलामी में चले गए, तो यही राजे रजवाड़े, इनके तमाम तरह के ऑफिसर, कर्मचारी, सब अंग्रेजों के नौकर चाकर, तलवे चाटने वाले बन गए। अब इस बात को समझिए जरा।
कि अगर इन्हीं राजा के मन में, इन्हीं शासक के प्रति इनके अगर विचार अच्छे होते, ये सारे लोग अच्छे होते, इनकी नीति अच्छी होती, इनके प्रशासनिक कार्यकलाप अच्छे होते, तो ये न कभी ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी करते, न कभी ये भी सोच पाती ईस्ट इंडिया कंपनी कि मैं यहाँ कभी शासन कर पाऊंगा। अब लाजमी ये, अब सिर्फ देखिए कि अब लाजमी है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई तो हम हिंदू और मुसलमान ये दो धर्म की लड़ाई अब बंद करनी होगी। यहाँ एक तरफ तो जिहाद का प्रचार प्रसार करके, ठीक है, जिस तरह देखा आपने बाबर ने जिहाद का नारा दिया था पानीपत के युद्ध में, ठीक है, तो वहाँ पर हिंदुओं को काफिर मान करके, काफिरों के देश पर हमला करके आपने जो एक तरफ इस्लामी को बिल्कुल ढाल करके और जो आपने हमला किया, और उसी चीज़ के तहत आपने एक बिल्कुल अपनी श्रेष्ठता को प्रदर्शित करने का उस वक्त प्रयास किया, ठीक है, और इधर हिंदुओं को नीचा दिखाने का प्रयास किया और नीचा दिखा करके इन पर शोषण करने का और शासन करने का आपने जो सिलसिला जारी रखा, उस सिलसिले का अंत ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर दिया। तो हिंदुओं पर भी अत्याचार की एक कड़ी चलती रही, और यह कड़ी उत्तर वैदिक काल से जो स्टार्ट हुआ, ठीक है, 4 वर्णों की कड़ी, वह आज तक इसका दंश चलता चला आ रहा है। तो बीच में जो फैक्टर्स आ गए, इस्लाम आक्रमणकारी का, मुसलमान आक्रमणकारी का, ठीक है, वो पहले इन किया। 4 वर्ण की लड़ाई उधर थी, मुसलमान आ गए तो इधर एक लड़ाई यहाँ घुस गई, और इन दोनों के साथ साथ एक तीसरी धारा ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, तो यहाँ भी बिल्कुल ही पुरजोर तरीके से अब इन दोनों का भयानक शोषण जारी हो गया। तो अब ये चाहते थे कि वो सारी जो शोषण हमारी बरकरार है, इनसे निकला जाए। तो कैसे निकला जाए, सोचिए। कहता है कि नवाबों की बहुत सारी घोषणाएं मुस्लिम राजकुमारों और नवाबों की तरफ से या उनके नाम पर जारी की गई थी, परंतु उनमें भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल रखा करते थे, और इस विद्रोह को एक ऐसे युद्ध के रूप में पेश किया जा रहा था जिसमें हिंदुओं और मुसलमान दोनों का नफा नुकसान बराबर था। तो अब रहेगा ही मुसलमानों को, मैं समझता हूं कि मुसलमानों का तो नफा नुकसान केवल एक साथ रहता होगा, लेकिन हिंदुओं का तो कभी नफा नुकसान एक साथ नहीं रहा। यहां एक वर्ग के साथ चला गया और दूसरा वर्ग तो हमेशा ताउम्र आजीवन पीढ़ी दर पीढ़ी शोषण का शिकार रहा। तो इश्तहारों में अंग्रेजों से पहले के हिंदू मुस्लिम अतीत की ओर संकेत किया जाता था, वही बात जो मैंने आपको कहा। और मुगल साम्राज्य के तहत जो विभिन्न समुदायों के सह अस्तित्व का गौरवगान किया करता था, ठीक है, जरा सोचिए पुनः इतिहास आपको क्या कह रहा है कि बहादुर शाह के नाम से जारी की गई घोषणा में मुहम्मद साहब और महावीर दोनों की दुहाई देते हुए जनता से इस लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया गया। वर्धमान महावीर के संदेशों का प्रचार उस दौर में किया गया, हिंसा नहीं अहिंसा। पैगंबर मोहम्मद साहब के विचारों का प्रसार किया गया। आप सोचिए क्यों वर्धमान महावीर के विचारों को प्रचार किया जा रहा है? क्योंकि हिंसा नहीं अहिंसा की बात कहे थे। आज भी हमारे हिंदुस्तान की अगर छवि है तो गौतम बुद्ध के कारण है, भगवान गौतम बुद्ध के कारण है, भगवान वर्धमान महावीर के कारण है, ना कि किसी और के कारण है। सम्राट अशोक के कारण है, ना कि किसी और के कारण है। इन्होंने जो छवि हिंदुस्तान और भारतीय उपमहाद्वीप में छाप छोड़ी वह पूरी दुनिया जानती है। पूरी दुनिया के तमाम वे शासक जानते हैं जो इसके समकालीन रहे और इसके बाद के अग्रगामी रहे। तो हम अपने गौरव को भूलकर कैसी कुंठित मानसिकता में जी रहे हैं। त्यागिए इसे, लीव इट, त्याग किया जाए। और फिर क्या करना है? एक हिंदू और मुस्लिम के बीच एकता स्थापित करनी है, तब जाकर इस फिरंगी को इस देश से निकाल बाहर करेंगे।
ठीक है। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद कोई ऐसा फर्क नहीं दिखाई दिया, ठीक है। फिर भी 1857 ईस्वी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से स्थिति बरेली के हिंदुओं को, ठीक है, मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए 50,000 रुपए खर्च किए। और उनकी यह कोशिश किनकी, अंग्रेजों की, नाकाम रही। अंग्रेज इस कमजोरी को जान चुके थे। हिंदू गाय को गौ माता मानता है और मुसलमान गाय, बैल, जानवर सबको काट के खाता है। तो निश्चित है कि फूट डालो और राज करो की नीति का बढ़िया हथियार इसको मिल गया है, अंग्रेज को। स्रोत 5 है, आजमगढ़ घोषणा। 25 अगस्त 1857 ईस्वी में देखिए क्या है कि विद्रोही क्या चाहते थे। इस बारे में एक हमारी जानकारी का थोड़ी बहुत स्रोत है। यह है कि यह सर्वविदित है कि इस युग में हिंदुस्तान के लोग, हिंदू और मुस्लिम दोनों ही अधर्मी और षड्यंत्रकारी अंग्रेजों की निरंकुशता व उत्पीड़न से बिल्कुल ही त्रस्त हैं। भयंकर उत्पीड़न हो रहा है और इसीलिए देश के सभी धनवान लोगों को, खास तौर से जिनका मुस्लिम शाही परिवारों से ताल्लुक का हो रहा हो और जिन्हें लोगों का धर्मरक्षक और स्वामी माना जाता है, अपने जीवन और संपत्ति को जनता की कुशल क्षेम के लिए होम कर देना चाहिए। अब अपने धर्म की रक्षा के लिए अरसा पहले अपने घर बार छोड़ चुके और भारत से अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए पूरा जोर लगा रहे थे। पूरे जोर लगा रहे बहुत सारे हिंदू और मुसलमान मुखिया मेरे पास आए और उन्होंने इस भारतीय धर्म युद्ध में हिस्सा लिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही मुझे पश्चिम से भी मदद मिलेगी और इसीलिए जनता की जानकारी के लिए कई भागों का यह इश्तहार, बिल्कुल पंपलेट प्रचार करने का तरीका है, यह जारी किया जा रहा है। और हम सबका यह दायित्व है कि इसको गौर से पढ़ें और इसका पालन करें। इतना ही नहीं, हम लोग आपस में इस उद्देश्य के साथ काम करें। जो लोग इसमें भाग लेना चाहता है उसको बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए। जिनके पास अपनी सेवाएं देने का साधन नहीं है, मैं अपनी तरफ से दैनिक भोजन अवेलेबल करवाऊंगा। और सबको मालूम है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह के प्राचीन ग्रंथों में चमत्कार करने वालों के लेखन और भविष्यवक्ताओं में, पंडितों की गणनाओं में, सब में यह सहमति दिखाई देती थी कि अब भारत में या कहीं भी अंग्रेजों के पैर टिक नहीं पाएंगे। इसलिए यह सबका फर्ज है कि वे अंग्रेजों का वर्चस्व बने रहने की सारी उम्मीद छोड़ दें, मेरा साथ दें और साझे हित में काम करते हुए अपने व्यक्तिगत परिश्रम से बादशाही सम्मान के हकदार बने और अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। नहीं तो क्या होगा, अगर यह स्वर्णिम अवसर हमारे हाथ से चला गया तो हमें अपनी इस मूर्खता का बहुत बहुत ही पछताना पड़ेगा। लिखा है जमींदारों के बारे में कि ये जो जमींदार हैं, बंदोबस्ती तय करने में अंग्रेजी सरकार से बेहिसाब जमा थोप दिया है और कई जमींदारों को तो बेइज्जत व करके बर्बाद भी कर दिया है। नौकर चाकर सब बना लिया है, उनकी जागीरें नीलाम कर दी गई है। वह बिल्कुल एक आम रैयत की तरह काम करेगा और नहीं करेगा तो वह अपनी जान को हाथ से धो दे। किसी जनाना नौकर या किसी गुलाम की ओर से दाखिल किए गए मुकदमे पर भी बाइज्जत जमींदारों को अदालत में घसीट कर ले जाया गया, गिरफ्तार किया गया, कैद खाने में डाल दिया गया। बेइज्जत तो किया ही जाता था। सरेआम स्त्रियों की इज्जत लूट ली जाती थी। जमींदारों के दायरे में दायर किए गए मुकदमों में भारी खर्चे की स्टाम्प और दीवानी अदालतों के जितने सारे कुछ थे, इनका ओल झोल, दैट मीन्स इनके ऑफिस का कागज पत्र जितना था सब कुछ इन्होंने रद्द कर दिया। ठीक है।
2 है व्यापारियों के बारे में। इस अधर्मी व्यापारियों के बारे में कहता है कि इस अधर्मी और षड्यंत्रकारी ब्रिटिश सरकार ने क्या किया है, नील, कपड़े, जहाज व्यवसाय जैसे तमाम बेहतरीन और बहुमूल्य चीजों के व्यापार पर मोनोपोली कर लिया हो, एकाधिकार स्थापित कर लिया हो। दैट मीन्स उन सारे चीजों पर केवल और केवल कब्जा ईस्ट इंडिया कंपनी का रहेगा, ऐसा काम किया है। अब इन व्यापारियों के पास बचा क्या? जो कभी ये व्यापारी किसानों को अपने चंगुल में फंसा लेने के बाद सीधा बर्बाद कर देते थे, उनके जमीन को जबरन हड़प लेते थे, अब इनकी भी बैंड बजी है। अब ये छोटी मोटी चीजों का व्यापार ही लोगों के लिए रह गया है। डाक खर्चे, नाका वसूली, स्कूलों के लिए चंदे के नाम पर व्यापारियों के मुनाफे में तो सेंधमारी की जा रही है, और इन तमाम रियायतों के बावजूद व्यापारियों को 2 कौड़ी के आदमी की शिकायत पर गिरफ्तार किया जा सकता है, बेइज्जत किया जा सकता है। जब बादशाही सरकार बनेगी तो इस सारे फरेबी तौर तरीकों को खत्म कर दिया जाएगा, व्यापारियों को भी खत्म कर दिया जाएगा। सोचिए, और किसके लिए रास्ता खोलेगा? तो भारत के देसी व्यापारियों के लिए रास्ता खोल दिया जाएगा। तो ये आह्वान करता है कि इसलिए यह हर व्यापारी को यह जिम्मेदारी लेनी है कि वह इस जंग में हिस्सा लें, बादशाही सरकार की हर इंसानी और माली मदद करें। सरकारी कर्मचारियों के बारे में भी इन्होंने यही कहा कि तनख्वाह जो आपको मिलता है वह बहुत कम मिलता है, काले गोरे का भेदभाव आपको झेलना पड़ता है, ठीक है। इस कारण से आप अंग्रेजों का साथ न दें, ईस्ट इंडिया कंपनी का सिपाही रहते हुए आप हमारे विद्रोही सैनिकों का साथ दें। कारीगरों के बारे में भी इन्होंने यही बातें कही कि इसमें कोई शक नहीं कि इंग्लैंड में बनी चीज़ों को लाकर हमारे यहाँ से कच्ची चीज़ें, कच्चे माल उठा करके इंग्लैंड ले जाया करते हैं और फिर वहाँ से बने हुए माल को हमारे भारतीय बाजार में बेचते हैं। तो इसको भी बहिष्कार करो, और बाकायदा हम देसी कारीगरों को राजाओं और अमीरों की सेवा में तैनात किया जाएगा। इसके लिए आप निस्संदेह अंग्रेजों की सेवा देना बंद करो। पंडितों से कहा गया, फकीरों और ज्ञानी व्यक्तियों के बारे में, कि जो हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्मों के अभिभावक हैं, यूरोपीय दोनों धर्मों के शत्रु हैं, क्योंकि फिलहाल धर्म के कारण ही अंग्रेजों के खिलाफ एक युद्ध छिड़ा हुआ है। इसलिए पंडितों और फकीरों का फर्ज है कि वे खुद को मेरे सामने पेश करें और इस पवित्र युद्ध में हिस्सा निभाएं, ठीक है। तो सिपाही सोचते ये थे, जो चर्बी वाले कारतूस की घटना थी, ठीक है, धीरे धीरे अंग्रेज हिंदुस्तान गए और फौजी टुकड़ियां बनाने लगे। ये सब बातें मैंने आपको पहले बतला चुका है। उत्पीड़न के प्रतीकों के खिलाफ इन घोषणाओं में ब्रिटिश राज, जिसे फिरंगी कहा गया, कहता है कि उन्होंने हर वक्त हर जगह केवल और केवल उत्पीड़न किया, चाहे वह किसान का उत्पीड़न हो, चाहे वह जमींदार का उत्पीड़न हो, चाहे वह व्यापारियों का उत्पीड़न हो, ठीक है, चाहे भू राजस्व को लेकर के उत्पीड़न हो। बिल्कुल ही उन्होंने जनता पर, आम लोगों पर अत्याचार किए। वे यहाँ के लोगों के प्रति जन कल्याणकारी नीति अपनाने के बजाय केवल और केवल अपना भू राजस्व को कैसे अधिक बढ़ाया जाए, इसके लिए उन्होंने नकदी फसल को बोने पर ही जोर दिया, ठीक है। तो इस लिहाज से सारे लोग इसके खिलाफ हो चुके थे। और दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट थी, चर्बी वाली कारतूस की घटना, ठीक है। तो इस घटना ने बिल्कुल ही इन लोगों के प्रति, हिंदू और मुसलमान के प्रति, एक गहरा असंतोष भावना भर दिया, क्योंकि इनकी जाति और धर्म नष्ट होने वाली थी। और इनका मानना था कि वे लोग हमें ईसाई बनाना चाहते हैं, और इसी डर की वजह से लोग चल रही अफवाहों पर भरोसा करने लगे, ठीक है।
और उन्हें प्रेरित भी किया गया कि वे सारे लोग हिंदू और मुसलमान मिलकर अपने रोजगार, धर्म, इज्जत, अस्मिता के लिए लड़ें। यह व्यापक सार्वजनिक भलाई की लड़ाई होगी। जैसा कि हम देख चुके हैं, बहुत सारे स्थानों पर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह उन तमाम ताकतों के विरुद्ध हमले की शक्ल ले लेता था जिनको अंग्रेजों की हिमायती या जनता का उत्पीड़क समझा जाता था। अब एक तरफ देखिए, वैकल्पिक सत्ता की तलाश किया जा रहा था। विद्रोही ये चाहते थे कि अगर ब्रिटिश शासन ध्वस्त हो जाएगा तो फिर क्या किस सत्ता की आगमन होगा। तो लिखता है, दिल्ली, लखनऊ और कानपुर जैसे स्थानों पर यही विद्रोहियों ने एक प्रकार की सत्ता और शासन संरचना स्थापित करने का प्रयास किया। बेशक यह प्रयोग ज्यादा समय तक नहीं चला, लेकिन फिर भी इन लोगों का जो प्रयास था कि विद्रोही नेता 18वीं सदी की पूर्व ब्रिटिश दुनिया को पुनर्स्थापित करना चाहते थे। मतलब अंग्रेज भी चला जाए और हमारे राज्य रजवाड़े का शासन फिर से लौट जाए। तो इन्होंने हिंदुस्तान की कल्पना कब किया था, समझिए। अब इन नेताओं ने पुरानी दरबारी संस्कृति का सहारा लिया और विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की गई। भू राजस्व वसूली, सैनिकों के वेतन का भुगतान का इंतजाम किया गया और लूटपाट बंद करने के लिए बिल्कुल ही हुक्मनामे जारी किए गए। सेना की कमान की श्रृंखलाएं बना दी गई। इन सारे प्रयास में विद्रोही 18वीं सदी के मुगल जगत से ही प्रेरणा ले रहे थे और यह जगत उन तमाम चीजों का प्रतीक बन गया जो उनसे छीन चुकी थी। विद्रोहियों द्वारा स्थापित शासन का संरचना जो था वो प्राथमिक उद्देश्य था कि जरूरतों को पूरा करना। अब लोगों के पास जरूरतें पूरा नहीं होंगी, खाने पीने की आवश्यक सामान, तो लोग भूखे मरने लगेंगे, अकाल की स्थिति का सामना करेंगे। ठीक है, लेकिन इससे ज्यादातर मामलों में ये संरचनाएं अंग्रेजों की मार बर्दाश्त नहीं कर पाई और अवध में अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध सबसे लंबा चला। वहां लखनऊ दरबार द्वारा जवाबी हमले की योजनाएं बनाई जा रही थी और 1857 ईस्वी के आखिर तथा 1858 ईस्वी के शुरुआती महीनों तक हुकुम की श्रेणियां वजूद में थी।